Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn more about fringes, then fringe visibility and then intensity distribution. So let's start the topic. तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था YDSC, उसी के आगे कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा YDSC को रिवाइज करा के देता हूं। तो आपने देखा था YDSC में हमने एक डायग्राम पढ़ी थी, कुछ इस तरीके की डायग्राम थी जहां पे S1P था और S2P था। इसमें हमने देखा जा तो जो थीटा था, ये थीटा काफ़ी छोटा था, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थीटा बहुत छोटा क्यों है, उसका एक रीज़न ये भी है, जो कैपिटल D है बहुत बड़ा है और स्मॉल d बहुत छोटा है, जिसके कारण S1P इज नियरली इक्वल टू S2P, ठीक है। S1P और S2P किसके बराबर थे, ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर थे। तो S2P और S1P किसके बराबर होंगे, कैपिटल D के। ये छोटा सा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमने tan थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया था। आपने देखा था मैंने यहाँ से क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर, और ये थीटा काफ़ी छोटा होने के कारण मैंने यहाँ पे भी क्या बनाया था बच्चों, थीटा बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया था, थीटा, और मैंने इससे डिराइव करके दिया था आपको फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, ठीक है। ये ब्राइट है डार्क है हमको नहीं पता, बट ये पोजीशन ऑफ फ्रिंज है y डिस्टेंस पे। सो y tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो ये आ गया y अपॉन d। अब यही थीटा जो है आपकी एंगुलर फ्रिंज है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आपके पास फ्रिंज विड्थ है, क्या आ जाएगी, y अपॉन d। अब ये होगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मैं आपको और एक विड्थ बता चुका हूं, ये होती है हमारी फ्रिंज विड्थ, ठीक है, वो मिट गया कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, आपने पिछला वाला नोट कर लेना है। तो ये होगी हमारी फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों, W होती है, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमने देखा था कितना होती है, लैम्डा अपॉन d, सॉरी y अपॉन d। ओके, सो ये क्या आ जाता था हमारा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो यहाँ पे मैंने ये ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आपको चीज़ें समझ में जल्दी आए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल D और y अपॉन d ऐसा कुछ लिखा है। तो क्या मैं इसको अपने और दूसरे टर्म में लिख सकता हूँ क्या, सो हाँ, इसको मैं अपने दूसरे टर्म में लिख सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा थीटा इक्वल टू क्या है, y अपॉन d, और यहाँ पे अगर मैंने कुछ इसको ऐसा लिख दिया तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा लिखना, ये लैम्डा, ठीक है। ओके, सो ये y के बारे में एक बात देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या होता था बच्चों, हमने पढ़ा था लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता था। यानी कि अगर मैं यहाँ से डिराइव करूँ y अपॉन कैपिटल D तो क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल d। सो ये सभी रिलेशन अगर आप देखें तो यहाँ से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको रिवाइज करा के दी। ओके, सो यहाँ पे भी हमने क्या लेना है, लैम्डा अपॉन स्मॉल d, लैम्डा अपॉन स्मॉल d। सो यहाँ से एक रिलेशन ये लिया, यहाँ से एक रिलेशन एक ये ले लिया। सो इससे हमारे लाइन से क्या बन गए, फॉर्मूले। तो y अपॉन कैपिटल D की जगह पे लैम्डा अपॉन स्मॉल d आया, और लैम्डा अपॉन कैपिटल D की जगह पे क्या आ सकता है, w अपॉन कैपिटल D। बोले तो ये वही है, y का फॉर्मूला w का फॉर्मूला क्या है, सेम है। फ्रिंज का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, फ्रिंज की पोजीशन का जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का भी है बच्चों। सो ये छोटी सी बात अब अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो देख सकते हैं ये फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से फॉर्मूले आपको डिराइव करते आना चाहिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि आगे का टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है। सो टॉपिक क्या है बच्चों, वही टॉपिक है पिछला वाला, बट थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट हम इस पर पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है ऑल फ्रिंजेस, ठीक है, ऑल फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ। अगर वो ब्राइट फ्रिंज है या फिर अगर वो डार्क फ्रिंज है, सभी फ्रिंज की विड्थ क्या हो रही है, इक्वल होती है, ठीक है, वो भी इसके बराबर। ओके, हाँ, और यही फॉर्मूला हमारे पोजीशन का भी है, जो कि हमने फ्रिंज की पोजीशन ली थी, y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी एक्सप्लेन करके दिया tan थीटा के टर्म में, जो कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। कुछ बुक में ये जो आपको विड्थ दिया है, विड्थ का सिंबल क्या दिया जाता है, बीटा, यानी विड्थ। कभी कभी कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में क्या मिलेगा आपको, बीटा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ओके अगर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो एयर में परफॉर्म हो रहा था बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ ये चीजें ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अगर हमने इसको कहाँ डाल दिया, वाटर में, एयर में हो रहा था एक्सपेरिमेंट और हमने इसको कहाँ डाल दिया, वाटर में, तो बच्चों होगा क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, एयर का क्या होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होता है 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम की बात करें तो क्या होगा म्यू। अब यहां n नहीं ले सकते क्योंकि n का मतलब यहां पे हम नंबर लेते हैं, इसलिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या लिया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल लिया मैंने म्यू। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ओके, सो म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही चीज है जिसको हम n से डिनोट करते थे। ओके, सो मुझे यही बताना था कि अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट एयर से लेकर कहाँ चला गया, वाटर में, यानी अगर मीडियम हमने बदल दिया तो लैम्डा क्या होगा, चेंज क्यों होगा, एक बार देख लिया जाए। क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हम पढ़ चुके हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। ठीक है, और इट इज, अब ये हमको दिख रहा है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, सो ऑब्वियस सी बात है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, या तो ऐसा बोलो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। ठीक है, सो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, एक बार देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्ल्यू, सो यहां से हमने क्या ले लिया, लैम्डा डब्ल्यू। सिमिलरली क्योंकि हमको पता है, क्या पता है हमको, ये चीज पता है, तो हमने क्या लिया, रिलेशन एस्टेब्लिश किया और इस तरीके से हमने इसको डिराइव किया। हमको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, दैट इज 1.33, तो ये वहीं से वैल्यू आई है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के हमें ये शॉर्ट टेक्निक याद रखनी है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा हमको पता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। ठीक है, सो फ्रिंज विड्थ, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो फ्रिंज विड्थ W इज इनवर्सली, यहां से हमें दिख रहा है W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, सो इंक्रीज इन द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज W डिक्रीजेस, यानी पहले जो आपको विड्थ इतनी बड़ी मिल रही थी, अगर स्मॉल d को हमने डिक्रीज कर दिया, सॉरी स्मॉल d को अगर हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये तो विड्थ क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, सो W डिक्रीजेस अगर D इंक्रीजेस, तो विड्थ आपको कैसी मिल रही है, कुछ छोटी मिल रही है अभी इस केस में। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से है तो आप फॉर्मूले को लर्न कर लो, थ्योरी आपको याद हो जाएगी। थर्ड पॉइंट फॉर्मूले से था। पॉइंट नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा या तो सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंटर इज हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है। क्यों होता है ब्राइट, बिकॉज डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस इसका 0 होता है और फेज डिफरेंस भी इसका क्या होता है, 0। ओके, सो एन की अगर हम बात करें तो ये आपको पता चल गया होगा, ये हमने ब्राइट की बात की है, ये डार्क की बात की है। सो एक बार डबल से ब्राइट की बात कर लेते और डार्क की बात कर लेते। ठीक है, ब्राइट में क्या होता है, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और डार्क में क्या होता है बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहाँ पे क्या मिस हो गया है, 2। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या मिस हो गया, 2, यहाँ पे क्या 2, तो आप देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा रहता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, तो आगे हमने बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से हमको पता चल गया ये n है, तो इसको यहाँ पे nth ब्राइट बोलो, इसको nth डार्क बोलो, तो ये n के टर्म में आ गया। अगर आप देखिए तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होता है और हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, ये 2 से 2 कैंसिल। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बन गया ब्राइट के लिए और ये वाला बन गया डार्क के लिए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये क्या होता है, विड्थ होता है बच्चों। यानी हमें पता चल गया y nth पोजीशन क्या होगी, n इंटू W। इस तरीके से ध्यान में रखेंगे और इसको इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये जो E1 में यूज किया है 0 नंबर से चालू होता है, ऑड में कहाँ से चालू होगा, n1 से चालू होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको हमेशा बताते रहूँगा जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
ओके, इसको क्लियर कर लिया जाए। पॉइंट नंबर 6, इन YDSC इफ N1 fringes are visible in the field of view with light of wavelength lambda 1 and N2 with the light of wavelength lambda 2 in the same field, तो ये कैसा आया बच्चों? ऐसा आया जैसे कि मैंने बोला, फ्रिंज की बात अगर करता हूं मैं, तो मैंने बोला यहाँ पे N1 ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ पे N2 भी क्या है? ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। ओके, सो क्या होगा? ब्राइट है तो ऑब्वियसली बात है इवन रहेगा, तो ब्राइट का हमको ब्राइट का फॉर्मूला पता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे अलग क्या है? फ्रिंज का नंबर अलग है और कलर अलग है, ठीक है, यहाँ पे कलर भी अलग है। सो यहाँ पे जो सेम वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाती है, N1 लैम्डा 1 और ये क्या बचेगा? N2 लैम्डा 2। ओके, लास्ट पॉइंट, सेपरेशन डेल्टा वाई बिटवीन द फ्रिंजेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये अलग से पॉइंट मैंने आपको नोट करके दिया है। तो अगर एक nth ब्राइट फ्रिंज है और एक mth ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, उसमें ये नंबर, सपोज इसका क्या है नंबर? इसका मान लो इसका नंबर है 10 और इसका नंबर है 9, ठीक है। ये क्या है? n वाली नंबर 10 पे है और m वाली नंबर 9 पे है, यानी क्या हो गया? n बड़ा है m से। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे? डेरिवेशन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फ्रिंज का डिस्टेंस डायरेक्ट लेंगे। हमको पता है यहाँ पे क्या आता है? n w आता है ब्राइट में, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है? ब्राइट की। और यहाँ पे क्या चल रहा है? एक ब्राइट और एक डार्क चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता ही n लैम्डा आता है, तो n भी है m भी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। सिंपल सा टेक्निक आप यूज करेंगे और उन दोनों के बीच का क्या यूज करें, क्या निकाल लेंगे आप? सेपरेशन, या तो उन दोनों के बीच की गैप, ठीक है। सो ये होता है ब्राइट का, ठीक। ओके, तो डार्क की हम बात कर लेते हैं अभी। अब ये डार्क के लिए आपको थोड़ा सा मैं फॉर्मूला बता देता हूं। nth डार्क के लिए फॉर्मूला ऐसा होता है 2n-1 इंटू डब्लू बाय 2। सो ये 2 की एंट्री अंदर में हुई है, इसलिए ये फॉर्मूला कुछ ऐसे दिख रहा है आपको। सो अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर में, तो ये बचेगा यहाँ पे 2n/2, 2 कैंसिल, ये बचा 1/2 और ये हो गया मेरा w, ठीक है। चलो मैं इसको m कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे m डार्क बोला है, ठीक है ना, तो यहाँ पे m डार्क बोला है, तो मैं इसको m डार्क कर देता हूँ। ये m क्या है? डार्क। सो यहाँ पे मैं इनकी जगह पे m कर देता हूँ, ये नंबर के लिए यूज कर रहे हैं हम, और तो ये हमें मिल गया, ठीक है। और ब्राइट के लिए क्या है? ब्राइट के लिए तो वही है, ब्राइट के लिए क्या होता है? n इंटू डब्ल्यू, ठीक है। सो यहाँ से हमने इसको क्या करना है? यूज करना है, और हमने क्या करना है? बड़े में से छोटा माइनस करना है। सो हमने क्या करना है? अब ये देख लीजिए, आप कंडीशन लिखी गई है, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि n बड़ा रहेगा, m छोटा रहेगा, यानी ये क्या हो सकता है? n, ये 10th वाली ब्राइट फ्रिंज, और ये क्या हो सकती है? 9th वाली डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसका रिवर्स ऐसा रहेगा। सो मैं एक बता देता हूँ, दूसरा आप लोग खुद से कर लेंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ा हमने इसको लिया है, तो NW माइनस m माइनस 1/2, और ये w यहाँ पे आ गया। सो हमने क्या किया? पूरे ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया 1/2, और ये आ गया आपका w कॉमन। w कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, w हर जगह है तो w यहाँ पे कॉमन, तो इस w को हम यहाँ से हटा देते हैं। चले, ओके। सो इस तरीके से आपका डेरिवेशन आता है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद है तो आप इस तरीके से बड़े डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फ्रिंज विजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिया है, उसको भी देख लीजिए। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, अगर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 8 पॉइंट को पहले देख लेंगे, बाकी के पॉइंट बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको अभी नहीं, पहले हम देखेंगे 8 पॉइंट को। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। टू आइडेंटिफाई, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे पेन का प्रॉब्लम है। ओके, तो अब देखेंगे आगे का। तो पॉइंट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे हम, पॉइंट नंबर 8। ओके, तो पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को पहचानने के लिए तरीका, टू आइडेंटिफाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट ड्यू टू ओवरलैपिंग सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट, ठीक है, विथ रेड एजेस ऑन अदर साइड इट शॉल गेट अ फ्यू कलर्ड बैंड
एंड देन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसका एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता है, थेरोटिकली चीज़ें आपने ध्यान में रखना है कि अगर हमने मोनोक्रोमेटिक की जगह पे क्या लिया, वाइट लाइट, ठीक है, ओके, ये दिया है, तो हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा वाइट कलर का मिलेगा, उसमें साइड में क्या होगी, रेड एजेस होगी, और उसके बाद आपको पता है रेड के बाद क्या आएगा, ऑरेंज, येलो, इस तरीके से कलर पैटर्न हमको फॉर्म होंगे। अब हम वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसी को आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल पाथ, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में अपडेटेड सिलेबस में भी दिया गया है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेंगे, ओके। तो फिलहाल इफ अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ माइका और ग्लास स्लैब, ठीक है, और ग्लास स्लैब, सो अगर हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या हो सकता है, माइका शीट या तो कोई ग्लास स्लैब हो सकता है, जो कि ऑप्टिकल पाथ जो टर्म हमने पढ़ना है उसके बारे में है। ये is put into the path of one wave, then the whole fringe pattern gets shifted। अब कहाँ शिफ्ट होगा, S1 के सामने हमने ग्लास स्लैब रख दिया है तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर वाले में अगर ग्लास स्लैब रखेंगे तो ऊपर पैटर्न शिफ्ट होगा, और अगर नीचे वाले में अगर हमने ग्लास स्लैब रखा है तो पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर कब जाएगा, जब अगर ऊपर वाले में ग्लास स्लैब रखेंगे, और अगर नीचे वाले लाइट में अगर हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा। ये यहाँ पे ये बात दी गई है, ठीक है। सो अपर वेव में रखेंगे तो पैटर्न अपवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर हमने नीचे के लाइट वेव के सामने रखा तो ये क्या होगा, पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा। ये अभी ये आता कैसे है मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसका डेरिवेशन आप देख लेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें डिटेल में दी है इस साल के अपडेटेड सिलेबस में। सो ये एडिशनल पाथ रेफरेंस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, ओके। तो मान लेते हैं हेडिंग का नाम हमारा क्या है, ऑप्टिकल पाथ। हेडिंग का नाम क्या है बच्चों हमारा, ऑप्टिकल पाथ, ओके। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ऑप्टिकल पाथ, जो कि हम अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्टिकल पाथ पढ़ने के लिए हमें क्या काम पड़ेगा। हमें एक फॉर्मूला पर काम पड़ेगा जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, ऑलरेडी याद भी है आपको। क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और ये हमने बना लिया एयर कॉलम, बीच में क्या है, एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर है, और आपको पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, सो म्यू की वैल्यू जो भी ले रहे हैं हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। और लाइट की स्पीड c होती है एयर में, ये हमें पता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसकी थिकनेस है, t से डिनोट कर रहे हैं। इसी थिकनेस को आप बोल सकते हो, चेंज करता हूँ मैं कलर, इसको आप बोल सकते हो डिस्टेंस या तो थिकनेस। यही मेरा क्या है, डिस्टेंस है, या तो आप इसको बोल सकते हो थिकनेस, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से लाइट आई, पॉइंट ए में पहुँच गई, ठीक है, और ये यहाँ से आगे बढ़ने वाली है। अब हम ये पहला नंबर इसको देते हैं और इसको नंबर 2 बोल देता हूँ मैं। अब ये लाइट यहाँ पे आई है, ये एयर के लिए था, फॉर एयर, और हम बात करेंगे फॉर ग्लास की। सो हमने क्या किया अभी, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे पहले एयर लिया था, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, ग्लास। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, क्या लेंगे हम, म्यू, और वेलोसिटी ग्लास में क्या होती है, v होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, पॉइंट ए डैश इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है, और इसकी थिकनेस भी क्या है, यहाँ पे t है, ओके। तो सिंपल सी बात यहाँ पे हो चुकी है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर पॉइंट आएगा तो उसकी वेव क्या होगी, आगे बढ़ेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट आएगा तो बच्चों क्या होगी, वेव आगे बढ़ेगी और क्या करेगी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो पॉइंट ए पे हैं हम अभी फिलहाल, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। सो यहाँ तक जब हम पहुँचे तो क्या हुआ, पॉइंट बी तक तो लाइट ट्रैवल कर गई, बी डैश बोल देता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमको पता है डेंसर में स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है।
एयर में स्पीड ज़्यादा होती है, तो लाइट क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा दूरी तक पहुँचेगी। लाइट यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुँचेगी, यानी लाइट की वेव यहाँ पे क्या आएगी, बी पे इस तरीके से इतनी दूरी पे आएगी, और ए डैश से क्या, बी डैश तक यहाँ तक पहुँचेगी। यानी कुल मिला के मैं ये बोल रहा था कि लाइट यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और यहाँ पे लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, आपको ये आई होप कि ये बात समझ गई होगी। सो आगे बढ़ना चाहिए हमने और देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म्स को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। छोटा टर्म ये कि थिकनेस को अगर मैंने स्मॉल टी दिया है तो टाइम को मैं यहाँ पे डेल्टा टी देता हूँ। ठीक है, सो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम पॉइंट 1 का भी डेरिवेशन देखेंगे। सो पॉइंट 1 का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। क्या डेरिवेशन होगा, सबसे पहला डिस्टेंस हमने क्या लिया है यहाँ पे बच्चों, डिस्टेंस का मतलब हमने यहाँ पे थिकनेस लिया है। सो इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, इतना, ये इसका डिस्टेंस है। ओके, सो ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस मैं यहाँ निकालता हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी, c, और टाइम कितना है, डेल्टा टी। ओके, क्या हम डेल्टा टी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे लगने वाला समय जो होगा सेम ही होगा। सेम समय 5 सेकेंड में लाइट यहाँ पहुंची तो यहाँ पे 5 सेकेंड में यहीं तक पहुंची होगी, सबको पता है। 5 सेकेंड में ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट एयर में 5 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी निकाल लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस दैट इज थिकनेस अपॉन लगने वाला वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे क्या है, v। ठीक है, सो ये क्या हो गया, टाइम हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलो या तो थिकनेस बोलो, आप समझ सकते हो। ओके, सो डेल्टा टी मैंने यहां से यूज करना है, तो c इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, t अपॉन v। अब मैं इसको भी डिराइव कर लेता हूं कि ये v क्या होगा। हमको पता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये ग्लास की बात है और ये कहां से आ रहा है, एयर के, तो क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो एयर में जो वेलोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास का मैंने म्यू लिया है बच्चों, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी एयर में है वो c है और ग्लास में वेलोसिटी हमको पता है v होती है। तो म्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, c बाय v, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, c अपॉन म्यू। ओके, सो t अपॉन v की जगह पे क्या आ गया, c अपॉन म्यू। तो डेल्टा t की जगह पे हमारा आ गया म्यू t अपॉन c। तो ये आपने लर्न नहीं भी रखा तो भी चल जाएगा। तो डेल्टा t की जगह पे हमने क्या पुट करना है, म्यू t, इसको मैं मिटा दूं, एक सेकेंड। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, हमारा पिछला वाला जो भी कंटेंट था वो चला गया। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो आप प्रीवियस इसमें जाके इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा वापस नहीं आएगा, बट मुझे पता है कि वो चीज़ें क्या थी। तो चीज़ें ये थी बच्चों की जो एयर था, एयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था लाइट ने, वो कितना डिस्टेंस था बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना था, एयर का c था, और जो डेल्टा t था, जो टाइम था, हमने उसको डिराइव किया था। तो डेल्टा t कितना था बच्चों, म्यू t अपॉन c। ठीक है, सो एयर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, एयर में डिस्टेंस ट्रैवल होगा म्यू t, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेंसर मीडियम की, फॉर ग्लास की। फॉर ग्लास, तो ग्लास में हमने देखा था, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा एयर था, लाइट यहाँ तक पहुँच गई थी। ये मेरा ग्लास था, ग्लास में लाइट यहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया था मेरा बच्चों, कितना डिस्टेंस आया था, अभी अभी एयर में कितना आया है डिस्टेंस, ये एयर की बात हो रही है और ये ग्लास की बात हो रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आया था एयर में मेरा, म्यू टी। ओके, सो आप इस म्यू टी को जो भी लेना है, मैं मान लेता हूँ सपोज ये x1 था या फिर x2, जो लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे हम, और कुछ नहीं। तो ए पॉइंट इसको दिया था और ये बी पॉइंट तक पहुंची, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी। ठीक है, ये वेव यहाँ पे बनी, फिर अगली वेव यहाँ पे पहुंची, और इसका क्या हुआ, ए डैश, एक वेव यहाँ पे पहुंची, फिर कुछ समय बाद एक वेव यहाँ पे पहुंची। तो ये हो गया मेरा थिकनेस,
डन, ओके डन। तो ये हो गया पहले वाले का डिस्टेंस, ये हो गया दूसरे वाले का डिस्टेंस। तो पाथ डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा का पाथ हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, एक्स्ट्रा का पाथ हो गया। यही तो मुझे निकालना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा का पाथ हो गया यहां तक। तो ये एक्स्ट्रा का पाथ कितने समय में ट्रैवल करेगा या फिर एक्स्ट्रा का पाथ कितना होगा। सो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। सो बड़ा कितना है म्यू टी और छोटा कितना है टी। सो जो पाथ डिफरेंस एडिशनल हमको ट्रैवल करना पड़ता है, पाथ डिफरेंस एडिशनल किसको ट्रैवल करना पड़ता है, रे टू को। ये पहली रे थी, ये दूसरी रे थी, तो रे वन और ये रे टू। ओके, सो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यू -1, अभी हट जाएगा। सो मैं इसको बेटर है इसको ऐसे यहीं पे एडिट करता हूं। सो म्यू -1 इंटू टी। सो ये फॉर्मूला मुझे आपको डिराइव करके देना था। ये क्या था मेरा एक्स्ट्रा एडिशनल, सॉरी डेल्टा एक्स, ये था मेरा एडिशनल पाथ डिफरेंस ट्रैवल बाय रे टू। सो ये था एक्स्ट्रा नॉलेज। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो ये था आपका डेरिवेशन, एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, म्यू -1 इंटू टी। सो ये आ गया आपका डेल्टा एक्स, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस के कई सारे बच्चों फॉर्मूले बन चुके हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी साइन थीटा भी होता है। और ये डेल्टा एक्स हमारा, और एक ये किसका है, ये ब्राइट का है और ये डार्क का है, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये चीजें करते थे, ठीक है। सो ये इसी का पार्ट है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। डी साइन थीटा लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको सीधा डेल्टा एक्स ही लिख देता हूँ, जो कि डी साइन थीटा होता है। और एक एक्स्ट्रा हमने पढ़ लिया अभी के अभी, क्या पढ़ा, म्यू -1 इंटू टी। तो ये सभी फॉर्मूले बच्चों, सभी फॉर्मूले ये पाथ डिफरेंस के हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि अगला पार्ट क्या होगा। तो फ्रिंज शिफ्ट का अगला पार्ट है, जो कि क्या लिखा है हमने, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, म्यू -1 इंटू टी। ये एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म इसके साथ में जुड़ गए। सो ये कैसे बनता है आपको पता है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था बच्चों, क्या फॉर्मूला था, y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल टी। वाई का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू भी हो सकता है, हमको पता है, ठीक है। हमने फॉर्मूले में देखा है वाई के फॉर्मूले और डब्ल्यू के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो हमने इसको यहाँ से डिराइव कर लेना है। डेल्टा एक्स क्या होता है, म्यू -1 इंटू टी होता है बच्चों, ठीक है, डब्ल्यू डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है ना। तो हमें किसका फॉर्मूला करना है, किसका फॉर्मूला करना है हमको, यहाँ पे एक्स्ट्रा का शिफ्ट वाला फॉर्मूला करना है। तो शिफ्ट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये फ्रिंज, मैं इसको डैश बोल देता हूँ क्योंकि ये नया वाला विड्थ आएगा हमारा, ठीक है, डैश। सो म्यू -1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सो ये फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। अब आप बोलेंगे कि इसको भी रिप्लेस करके दो, तो मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए देखते हैं इसको मैंने क्या बना के दिया। तो मैंने क्या बना दिया, फ्रिंज शिफ्ट इक्वल टू क्या था, म्यू -1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इसको भी हटा देता हूँ, बट हमको पता है कि ओरिजिनल वाला, पहले वाला, शिफ्ट होने के पहले वाला क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा नीचे ला लो और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो म्यू -1 इंटू टी, तो ये फॉर्मूले आपको वैसे ही दिखेंगे जैसे मैंने दिए सिस्टमेटिक तरीके से। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की जगह पे डब्ल्यू अपॉन लैम्डा। सो ये फ्रिंज शिफ्ट हमारा आ चुका है। सो ये था आज के फॉर्मूले, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ये सभी फॉर्मूले मैंने अच्छे से डिटेल में डिराइव करके दिए हैं। इफ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस देन n इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है, ये फ्रिंज शिफ्ट किसके बराबर के बराबर है, जो भी ये फ्रिंज शिफ्ट हो रही है, ये फ्रिंज शिफ्ट को हम डेल्टा y ले रहे थे, ये भी चलता है। अब डैश लगाया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हम बात की बात करेंगे। इफ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस देन, अगर ये शिफ्ट n फ्रिंज के इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, n लैम्डा, ऐसा पढ़ो आप,
एन लैम्डा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस। ये है तरीका, ठीक है। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, ठीक है ना, एंड दैट इज द शिफ्ट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इक्वल टू शिफ्ट ऑफ nth ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेव लेंथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन आप याद कर लेंगे, इनको इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर इसको याद कर लेंगे। डेरिवेशन पार्ट मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है आपको, तो ये डेरिवेशन अगर आपको लगता है कि इसको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये सभी डेरिवेशन नहीं है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये सभी डेरिवेशन बताया है। तो चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रिंज विजिबिलिटी। अगर कोई बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा टर्म में लूँगा। अगर आप सिर्फ स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस मतलब अगर आप MSD CT की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एंट्रेंस अगर नहीं कर रहे हो तो आप ये टॉपिक स्किप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों ये होता है, ये नीट और जेई में पूछा जा चुका है, MSD CT में भी पूछा जा चुका फॉर्मूला है, सो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। कभी भी सब्ट्रैक्शन जो होता है ना वो बड़े में से छोटा ही होता है, सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बस याद रखो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। और हमको पता है IMAX क्या होता है, हमको पता है क्या होता है IMAX की जगह पे आप ये भी पुट कर सकते हो, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और IMIN की जगह पे आप पुट कर सकते हो माइनस मतलब मिनिमम, ऐसा। फिर आपको पता है A1 की जगह पे आपको कैसे लिखना है, हमको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो I1 की जगह पे आप A1 का स्क्वायर लिख दो, और A2 की जगह पे ऐसा कुछ इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिनिमम, इफ इंटेंसिटी मिनिमम तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1। मिनिमम मतलब I मीन इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी लॉस्ट। ओके, IMAX इक्वल टू 0, सो ये V इक्वल टू क्या आएगा -1। मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू रहेगा तो V इक्वल टू क्या आएगा 0। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको नहीं बताया हूं, मैं वापस से आके बता देता हूं। चलिए वापस से एक बार दिखा देता हूं। ओके, मैं फ्रिंज के बारे में बताने वाला हूं, जो फ्रिंज की बात हम लोग कर रहे हैं। सो फ्रिंज के बारे में हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, फ्रिंज का पॉइंट देखते हैं। तो ये जो फ्रिंज की बात है, ठीक है। तो मैं इंटेंसिटी की अगर बात करूँ, अगला टॉपिक इंटेंसिटी पे है। सो जो इंटेंसिटी होती है बच्चों, मैक्सिमम यहाँ होती है, यहाँ ब्लैक में क्या होगी मिनिमम होगी, यहाँ क्या होगी मैक्सिमम होगी, यहाँ क्या होगी मिनिमम होगी, यहाँ क्या होगी मैक्सिमम। अगला टॉपिक हमारा इंटेंसिटी पे है बच्चों, इसको मिटा दूं, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। ओके, सो हमको पता है इंटेंसिटी मैक्सिमम हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में पढ़ा है, क्या होता है 4I पहले वाले का, या फिर I0 लगा दो 4I0। इंटेंसिटी मिनिमम क्या होती है 0, यहाँ क्या होगी 4I0, यहाँ क्या होगी 0, और फिर यहाँ क्या होगी 0। मैक्सिमम है तो 4I0 और मिनिमम में क्या होगा 0। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो एक वेव, यहाँ पे मान लो एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना आया था A, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कितना आया था A, ठीक है। दोनों मिल गए, दोनों मिल गए किस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों मिल गए, ठीक है। A प्लस A कितना हो गया ट्वाइस A, तो एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव में कितना आया बच्चों ट्वाइस A, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है ट्वाइस A, एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है ट्वाइस A, तो यहां पे बनना चाहिए इंटेंसिटी ट्वाइस A, 2I बनना चाहिए, यहाँ पे 2I बनना चाहिए, यहाँ पे 2I, यहाँ पे 2I, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पता है एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व मतलब सब जगह इंटेंसिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, या तो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है कि बच्चों यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है मैं वो बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब एक जगह 0 और एक जगह मैक्सिमम, यानी एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है, इंटेंसिटी यहाँ पे कंजर्व है, बट कुछ इस तरीके से अगर इसके पास ट्वाइस I है, इसके पास भी ट्वाइस I है, तो पूरा मिला के तो 4I हो रहा है। बट इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसके पास अगर 0 है तो इसके पास 4I होता है, यानी कि
एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि थ्योरी के पॉइंट में आपको ऑलरेडी बताया गया था। तो इंटेंसिटी क्या होगा कंस्ट्रक्टिव में, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और हमको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर 4a²। सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे बच्चों 4a², और a² का मतलब क्या आ जाएगा I, है ना। हमको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो छोटी छोटी बातें अगर हमको पता है तो इस तरीके से टॉपिक हमको समझ में आ जाएगा। अब डी आई की बात करते हैं। डी आई में क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमको पता है 0, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी मिनिमम, बोले तो 0। तो ये था एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप पॉइंट को याद रखेंगे कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी का क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी का क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको मैं क्लियर कर दूं, इसको भी क्लियर, और आगे पढ़ेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैक्सिमम में क्या होता है बच्चों 4I0 और मिनिमम में क्या होता है 0। ऐसा मत बोलना यहाँ पे 2I0 यहाँ पे 2I0, ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी या तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये टर्म यूज होती है। तो आपके लिए मैंने ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं पहले वाले का जो फेज है कितना है 0 डिग्री है, और जो दूसरे वाले का फेज है वो कितना है 5 है। ये साफ साफ आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। ये दूसरा वाला, और उनका फेज डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है एक्चुअल में, ये आपका फेज डिफरेंस है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये क्या है आपका 5 है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, जो भी आ रहा होगा ये आप समझ लो। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 S2 एट द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। सो E1 इक्वल टू क्या, पहले वाले की बात कर रहा हूं, ये क्या है एम्पलीट्यूड, ये क्या है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे जो भी है φ1 कितना हो गया 0। तो मैं इसको डिटेल में लिख के बताता हूं बच्चों, ऐसा E1 इक्वल टू कितना है E0 sin ωt प्लस φ1, और मैंने आपको बताया था φ1 कितना होता है 0 डिग्री। देख सकते हैं आप यहाँ पे φ1 0 डिग्री है। ये रिजल्टेंट है इन दोनों का क्या है रिजल्टेंट है। कैसे आता है फाई, मैंने आपको बताया था फेज डिफरेंस में φ2 माइनस φ1, फेज डिफरेंस बताया था φ2 माइनस φ1, ऐसा, क्योंकि φ1 तो 0 है, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो E1 क्या आएगा, एम्पलीट्यूड A0 ले सकते हो, E0 भी लिया तो चलता है, एनर्जी के टर्म में ये बताया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने E लिया है, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं, E2 की बात करते हैं। E2 में क्या आएगा sin ωt प्लस φ2। तो E2 कितना आ गया बच्चों E0 sin ωt प्लस φ। सो ये इस तरीके से डेरिवेशन दिया गया। द इंसिडेंट इंटेंसिटी जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी आपने देखा है, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये था आपका एम्पलीट्यूड वाली टर्म, जितनी भी ये टर्म है क्या है एम्पलीट्यूड वाली टर्म है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है बच्चों, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मैं ऐसा लिखता हूँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पी विल बी गिवन बाय क्या होगा E इक्वल टू E0 sin ωt प्लस, दोनों का एडिशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों को ऐड करेंगे, और जो फाइनल फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल टर्म है, इस चीज को साउंड के टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाता है, लाइट में इतना डिटेल में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आती है बच्चों। ये कैसे आती है, ये आपको पता है, sin A प्लस sin B इक्वल टू 2 sin A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। सॉल्व करने के बाद ये टर्म आती है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है। सो हमको पता है इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसका स्क्वायर हम करेंगे और हमको ये वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल बता भी नहीं रहा हूँ आपको। बस इतना ध्यान में रखो कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है 4I0 cos स्क्वायर φ/2, ये मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इसको नहीं रेफर करते हो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।